तो कल हम लोग रोलिंग मोशन कर रहे थे, कुछ पोर्शन किया भी था, थोड़ा सा पोर्शन आज करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को so that we can start gravitation from tomorrow. Now classification of rolling motion, कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा किया था. So depending on the fact that relative velocity of point of contact of the body undergoing rolling motion with the platform is zero or non-zero, rolling motion is classified into two categories, which are as follows. First is pure rolling or rolling without slipping or sliding or perfect rolling motion, and the other is impure rolling or rolling with slipping, sliding or imperfect rolling motion. तो बेसिकली क्या है कि अगर ये एक स्फीयर है या डिस्क है, ये रोल कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब डिस्क पे जो ये पेरिफेरी पे जो पॉइंट है और ये जिस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है ये बॉडी, तो इन दोनों का बेसिकली रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए, मतलब स्टेशनरी होना चाहिए इस पॉइंट पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. तो उस केस में वो प्योर रोलिंग होता है. अगर ये स्टेशनरी नहीं है, उस केस में बेसिकली रोलिंग विथ स्लिपिंग होगा, जिसको इम्प्योर रोलिंग मोशन या इम्परफेक्ट रोलिंग मोशन भी कहते हैं. Now, uniform pure rolling. So, if the velocity of point of contact with respect to surface is zero, then it is known as pure rolling. So, उस केस में हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, तो ये v हो गया. और बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है अपने सेंटर के अबाउट, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के वजह से जो यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो ओमेगा आर है. ठीक है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है. अब यहाँ पे जो ओमेगा आर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी, और इस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी v है, इस पॉइंट का जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी p राइट साइड में है वो v है, लेफ्ट साइड में ओमेगा आर है बिकॉज ऑफ रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी. तो अगर इस पॉइंट को, और q क्या है, रेस्ट पे है, q स्टेशनरी है, तो अगर ये रेस्ट पे है q, इसका मतलब v माइनस ओमेगा आर शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो. So for pure rolling, pure rotational motion, velocity of center of mass is zero, given by relation v is equal to omega r. तो यहाँ पे जो velocity है वो जीरो होना चाहिए, तो v is equal to omega r होगा, तभी ये pure rolling motion होगा. ठीक है. अब रोलिंग मोशन की हम बात कर रहे हैं. रोटेशनल मोशन मतलब कि लीनियर वेलोसिटी जीरो है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया. तो जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, उस केस में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, हमें पता है. Now in the above figure, when we observe the motion of contact point P on the disk, we find that it has two simultaneous motion. एक है linear forward velocity v, because whole body is moving forward. Center of mass अगर v से move कर रहा है, इसका मतलब पूरा बॉडी v से इधर मूव कर रहा है ना. दूसरा है लीनियर बैकवर्ड वेलोसिटी ओमेगा आर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द डिस्क. रोटेशन की वजह से ये ओमेगा आर बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. Now in case of pure rolling, when these two velocities become equal, pure rolling के केस में v और ओमेगा आर इक्वल होना होगा, तभी तो पॉइंट p का वेलोसिटी जीरो होगा. In case v is greater than omega r, disk will start slipping on the ground. अगर v का वेलोसिटी ओमेगा r से ज्यादा है, तो ये जो मतलब v का वेलोसिटी ओमेगा r से ज्यादा है, v का वैल्यू सॉरी, तो उस केस में ये स्लिप आगे की तरफ करेगा. ठीक है, तो स्लिपिंग, इट स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड. This is the condition of pure rolling on a stationary ground. Sometimes it is simply known as rolling. Now suppose the base over which the disk is rolling is also moving. मान लो यहाँ पे बेस क्या है, स्टेशनरी है. मान लो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखा है जो प्लेटफॉर्म खुद ही v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है. उस केस में अगर प्योर रोलिंग होना होगा, है ना, तो उस केस में तुम्हारा ये v है मान लो और ये ओमेगा आर है, तो v माइनस ओमेगा आर v नॉट के बराबर होना होगा. ठीक है, सो v माइनस ओमेगा आर v नॉट के बराबर होना होगा, प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी के बराबर, जिससे रिलेटिव वेलोसिटी इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का
रिलेटिव वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाए, तो उसके लिए v नॉट के बराबर इसका लीनियर वेलोसिटी होना होगा, तो v माइनस ओमेगा आर इज v नॉट. Thus, in this case, v minus omega r is not equal to 0, but it is equal to v naught. So by uniform pure rolling, we mean that v and omega are constant. They are neither increasing nor decreasing. Concept आ गया समझ? Have you understood the concept? Yes, sir. Yes, sir. Now let us do a question. Now, so here we will be doing it by conservation of linear momentum and angular momentum. So question कह रहा है hollow sphere of mass m, ठीक है, hollow sphere है, उसका moment of inertia 2/3 mr square होता है. तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन. तो hollow sphere of mass m lies on a rough horizontal plane when a particle of mass small m, एक small m का जो particle है traveling with a speed v, v speed से travel कर रहा है इस direction में, so traveling with a speed v collides and sticks with it. If line of motion of the particle is at height h above the center of the sphere, यहाँ से इसका जो line of motion है वो height h पे है. Find h if the body rolls without slipping after collision, है ना. So इनिशियली ये हॉलो स्फीयर रेस्ट पे था, है ना. सो अब अगर हम स्मॉल एम और ये कैपिटल एम को एक सिस्टम मान लें, राइट, लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द सिस्टम. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले, so by conservation of linear momentum we get ये जो डिस्टेंस h है. सो पहले तो लीनियर मोमेंटम करें, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज mv प्लस ऑफ 0, क्योंकि वो जो हॉलो स्फीयर है वो रेस्ट पे था पहले. बाद में ये जो है vcm के स्पीड से मान लो, ट्रांसलेशनल मोशन इसका vcm है, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू vcm. तो इससे हमें vcm पता चल जाएगा mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट. अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, so by conservation of angular momentum about O, we have mvh is equal to, इसका O पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे सिस्टम का वो निकालना होगा. इनिशियली mvh होगा, mv और ये जो डिस्टेंस है mvr कहते हैं, है ना. तो ये पहले तो जो ये जो ऑब्जेक्ट है m मास का जो पॉइंट मास है, ये एक डिस्क्रीट मास की तरह एक्ट करेगा, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है mvr होता है. ये डिस्टेंस h हो गया, तो mvh कर रहे हैं हम लोग. दिस इज इक्वल टू, और इनिशियली जो ये तो रेस्ट पे था जो हमारा हॉलो स्फीयर है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालेंगे I अबाउट O इंटू ओमेगा. तो I अबाउट O क्या होगा, एक m के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर हो गया, और जो हॉलो स्फीयर का है वो 2/3 कैपिटल mr स्क्वायर हो गया इंटू ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू mvh
स्मॉल एम आर स्क्वायर 2/3 कैपिटल एम आर स्क्वायर। अब प्योर रोलिंग कब होगा? फॉर प्योर रोलिंग, अभी हम लोगों ने कंडीशन देखा प्योर रोलिंग का, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा तभी प्योर रोलिंग होगा। VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर तब प्योर रोलिंग होगा। VCM क्या है? MV बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब MVH इंटू आर डिवाइडेड बाय M प्लस 2/3 कैपिटल M इंटू आर स्क्वायर। आर और ये एक आर कैंसिल हो गया। हमें निकालना है H का वैल्यू। सो वी हैव, अच्छा एम वी कट जाएगा। H का वैल्यू स्मॉल m प्लस 2/3 कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू आर। ठीक है, ये H का वैल्यू होगा। कभी कभी क्वेश्चन में तुमको क्या हुआ, ये अभी यहाँ दिया हुआ नहीं है, अगर ये दिया हुआ है कि स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो उस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, when small m is very very less than capital M, तो जो H का वैल्यू होगा, ठीक है, स्मॉल m को नेग्लेक्ट कर देंगे तो 2/3 कैपिटल M बाय कैपिटल M, तो ये 2/3 R हो जाएगा उस केस में। इज इट क्लियर? यस सर। ये सिमिलर क्वेश्चन ना HC वर्मा में भी दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम पे, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप एवरीवन हैज रिटन इट। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोलिंग मोशन में होता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, राइट? तो उन दोनों का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हम लोग लेंगे। तो ये बेसिकली रोटेशनल मोशन का ये हो गया, और ट्रांसलेशनल मोशन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये हो गया। ठीक है, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन इज हाफ कैपिटल MVCM स्क्वायर, और ये rotational motion is half I omega square. Now substituting the value of I is equal to mk square, where k is the radius of gyration and VCM is equal to R omega. So we get E is equal to half mk square VCM by R whole square plus half MVCM square. So basically क्या है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डालना था, आई का वैल्यू MK स्क्वायर, के रेडियस ऑफ गायरेशन लेके कर लिया हमने, और ओमेगा को VCM बाय R कर लिया। प्योर रोलिंग हो रहा है इस केस में, अगर हम लोग ये माने तो, है ना? तो रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे VCM बाय R रिप्लेस कर लिया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो हाफ MVCM स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस ये यहाँ पे तो 1, और यहाँ पे k स्क्वायर बाय R स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब डिपेंड करेगा कि हमारा के का वैल्यू क्या है। के वैल्यू के हिसाब से हमारा ये एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा, राइट? सो द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड total energy can be calculated as 1 is to k square by r square
इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत यूजफुल है, काफी यूजफुल है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसमें। आ गया सबको समझ? Yes, sir. तो देखो ये सारे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के रेशियोज भी दे रखे हैं, ठीक है, एक जगह मिला तो मैंने ऐड कर दिया इसको तुम्हारे इसमें। इसको याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है ना। रिंग के केस में हमें पता है कि भाई एम के स्क्वायर, इसका जो होता है दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसको अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो एम के स्क्वायर लिखेंगे, एम एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ये जो कफिशियंट होता है ना एम आर स्क्वायर का, जो भी कफिशियंट होता है वही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाता है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर है, तो इसका कफिशियंट 2/5 है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 हो गया। स्फेरिकल शेल का 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, तो जो कफिशियंट है वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया। सॉलिड सिलेंडर का फिर से एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, कफिशियंट 1/2 है। हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर होता है, कफिशियंट 1 हो गया, ठीक है। तुमको जब बोलेंगे कि रेशियो निकालो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इसका एनर्जी का, ट्रांसलेशनल 1, तो हम लोग को पता है जो रेशियो था तीनों का वो ये था 1:, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमारा रेशियो था, राइट। तो उसी को बस हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ई ट्रांसलेशनल बाय ई रोटेशनल करेंगे तो जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू है 1:1, 1:1 हो गया, 1:1/2 2 हो गया। फिर इन सब का बेसिकली के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल ढूंढ लो तो ये सारे निकल जाएंगे। इसी तरह ई ट्रांसलेशनल बाय ई टोटल का ये रेशियो हो गया, ई रोटेशनल बाय ई टोटल का ये रेशियो हो गया। तो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू जानना, है ना। ये सब वैल्यू उतना याद करने की जरूरत नहीं है। Now angular momentum of a body in combined translational and rotational motion, तो हम लोग को angular momentum निकालना है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का जो कंबाइंड है मोशन, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा cm and moving translationally with a linear velocity v cm, then the angular momentum of the body about a point p outside the body in the lab frame is given by, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम होता है LP इज इक्वल टू LCM plus r cross PCM, where r is the position vector of center of mass with respect to point P. तो ये जो net angular momentum about any point P is equal to angular momentum about center of mass plus r cross, r हो गया इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, और PCM मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द अबाउट द ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारा नेट एंगुलर मोमेंटम होता है। ये भी काफी यूजफुल है जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं सॉल्व करने के लिए। Now this is the last concept which we'll be doing. Concept wise ये last है, ये रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इससे भी। तो a body of mass m and radius r, mass m and radius r is rolling down a plane inclined at an angle theta. So let's say this is an angle, this inclined plane's angle is theta. This body, this body is of mass capital M and the radius is capital R. And so the forces which are acting on this,
See, we know that the weight is mg. Weight will have two components. So because this is theta, this angle is 90 minus theta, and this again is theta. So the component here, which is perpendicular to the inclined plane, is mg cos theta, and the one along the inclined plane is mg sin theta. Now, because the object is coming down, the friction force will act downward. Also because backward, because it will, this friction force will provide the necessary torque for this to rotate. Okay, so otherwise the object, because it is slipping down, so friction will be upward, and this friction will provide the necessary rotational torque for which this will start rolling. Now weight mg of the body vertically downwards through its center of mass, normal reaction n, which is perpendicular to the surface, and frictional force is upward and parallel to the inclined plane for linear motion, right? And mg sin theta minus f is equal to ma cm. तो अब हम लोग लीनियर मोशन के लिए पहले लिखते हैं. फॉर लीनियर मोशन नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर फोर्स लग रहा है f. तो हमारा जो लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन होगा वो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से mg sin थीटा इज एक्टिंग डाउनवर्ड, friction force is acting upward, and this whole body is accelerating downward with acceleration a. So mg sin theta minus f is macm. So this is what is written here. For angular motion, we know that torque is equal to I alpha, and the torque is provided by the frictional force, as I said. So torque is equal to frictional force F into R is equal to I into alpha. So this is the angular motion. Now we know that for pure rolling, from condition of pure rolling, ACM will be equal to alpha into R. So alpha becomes ACM upon R. So this can be written as ACM. Okay, moment of inertia will be mk square, right? So moment of inertia mk square into alpha, that is ACM upon R. Right. So alpha is equal to ACM by R we are using here. Now when we put it in this equation, mg sin theta minus f is equal to macm, ACM will be calculated by, see, we know that, I'll write this equation, I'll solve this equation here. So we have f into R is equal to mk square ACM upon R. This R goes on this side, this becomes FR square divided by mk square is equal to ACM. So this is what we are writing here. Mg sin theta minus f is macm. macm means m into fr square by mk square, right? So this, now if we solve these two equations, mg sin theta minus small f is equal to mr square by mk square into f. M gets cancelled. So this will give us mg sin theta is equal to, f को उस तरफ लेके चले जाएंगे, f into 1 plus r square by k square, right? So this mg sin theta divided by 1 plus r square by k square, this will be f. From this you are going to get this. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now, yes sir. So अब ये क्या कह रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स will always be less than equal to mu into n. Friction force F is less than equal to mu n. Now n is equal to, ये जो n है, this is equal to mg cos theta.
So mu into mg cos theta, f is less than equal to mu mg cos theta. f ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है, तो दैट मीन्स mg sin theta divided by 1 plus r square by k square is less than equal to mu mg cos theta. और mu is greater and equal to, ये देखो mg mg कैंसिल हो गया, right? So mu is greater and equal to tan theta divided by 1 plus r square by k square. For pure rolling, minimum coefficient of friction should be tan theta by 1 plus r square by k square. So ये जो पूरा derivation है, this can be asked as a question also. Okay, so this is in totality a question as well. So the question would be like this, that what is the minimum frictional coefficient for this body to have pure rolling on an inclined plane. सर वो के स्क्वायर और आर स्क्वायर का वो इन्वर्स हो जाएगा। हाँ हो जो जाएगा। जैसे पीछे आर स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर था, अब आर अपॉन के हो जाएगा। हाँ जी। अब रोलिंग मोशन जब हो रहा होता है यहाँ पे, है ना, वो तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वगैरह पूछ रहा है, तब हम लोग वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के सॉल्व करेंगे। अगर हमें वेलोसिटी वगैरह पूछ रहा होता है, उस समय हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जनरली। So rolling motion on an inclined plane. So first part we have to find out velocity at the bottom of the inclined plane. Let's say this body is rolling on this inclined plane. We have to find the velocity with which it reaches the bottom. Okay. So initially when the body was at the top, it had only potential energy. When it reaches the bottom and it is, let's say, rolling, right? So the total kinetic energy here is half mv square plus half I omega square, है ना भाई? लीनियर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से, दोनों की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा। सो mgh is half mv square plus half I omega square. Now we can write mgh is half mv square, I को mk square और omega को v by r लिख सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में। So half mk square v square by r square. Now half mv square is taken common, 1 plus k square by r square. Now h is equal to, कभी कभी क्या है आपको ये लेंथ दिया हुआ रहता है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन s दिया हुआ होता है। तो अगर s के टर्म्स में अगर हम लोग को निकालना है, तो वी नो दैट s sin थीटा, h इज इक्वल टू s sin थीटा। सो जहां पे h है वहां पे s sin थीटा पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे v स्क्वायर, सी इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, m एंड m गेट्स कैंसल्ड, 2 इधर लेके चले जाएंगे तो दिस विल बिकम 2gh divided by 1 plus k square by r square is equal to v square. So इससे v is equal to root under 2gh divided by 1 plus k square by r square, which is what is written here. और h को अगर s sin theta से replace कर लें तो same thing can be written as root under 2g into s sin theta by 1 plus k square by r square. Is it clear? Yes, sir. Now when the body slides, है ना, जब स्लाइड कर रहा है बॉडी तो उस समय k square by r square 0 हो जाता है। वेलोसिटी व्हेन बॉडी स्लाइड्स इज रूट अंडर 2gh, है ना। जो नॉर्मल जब कोई फ्री फॉल होता है ऑब्जेक्ट का, तो वेलोसिटी जो
h हाइट पे गिरने के बाद जो वेलोसिटी होता है रूट अंडर 2gh हो जाता है। तो जब स्लाइड करेगा तो रूट अंडर 2gh होगा, और जब ये रोल करेगा तो उस समय रूट अंडर 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो तुम इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो जो 1 से बड़ा है। So because we are dividing 2gh by a number which is greater than 1, so v in the case of rolling will be less than v in the case of sliding. Okay, so this kind of question is often asked, that when one body is left to roll and come down, and other body is left so that it slides and come down, so which body will have greater velocity? So the body which is sliding will have a greater velocity than the body which is rolling. Clear? Yes, sir. See, this whole term 2gh has been divided by a number which is greater than 1. So that's why the sliding velocity, final velocity when the body is sliding is greater than final velocity when the body is rolling and coming down. Now, acceleration of the body. So we know that v square is equal to u square plus 2as. Initial velocity is 0 hai, so v square is equal to 2as, right? And v square we know is 2gs sine theta by 1 plus k square by r square. Or if we find in terms of h, so 2gh by 1 plus k square upon r square is equal to 2as. So okay, so h को हम लोग अगर s sin theta से replace कर ले तो this is what is done here, s sin theta, s gets cancelled, 2 gets cancelled. So 2 and s gets cancelled. So a becomes g sin theta by 1 plus k square by r square. और जब स्लाइड करता है उस समय एक्सेलरेशन इज g sin theta. So यहाँ पे you are dividing g sin theta by a number which is greater than 1, and that's why acceleration in case of sliding is greater than acceleration in case of rolling. Final velocity in case of sliding. Excuse me, sir. Yes. Sir, but I have read that friction in case of rolling is very small as compared to sliding. फ्रिक्शन का बात यहाँ पे कहाँ पे आ गया भाई? नहीं सर, फ्रिक्शन मतलब जब स्लाइड कर रहा था उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन उसका ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे हम फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। किस कहीं पे तुमको कहाँ बोला हुआ है कि फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइड कर रहा है उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे कि फ्रिक्शन है? वो तो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल पे डिपेंड करने लगेगा अगर हम फ्रिक्शन की बात करें। यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात हो रही है। Okay, sir. It's a general scenario. Now, time taken by a rolling body to reach the bottom. So, जो s is equal to half at square, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ तक आएगा, इसका जो लेंथ s है, s is equal to half at square, क्योंकि u 0 है यहाँ पे. So time taken will be root under 2s by a. So if we put the value of s as h by sine theta, so in that case this will become time taken in the case of rolling will become 2s by g sine theta 1 plus k square by r square. So we are putting the values basically here, h in terms of, so 2s by a, so a का वैल्यू हम लोग ने g sin theta by 1 plus k square by r square सब्स्टिट्यूट कर दिया। पिछले इसमें हम लोगों ने देखा a is equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. So we have replaced the value of a here. So this is 2s by g sin theta, और ये डिवाइडेड था तो ये न्यूमरेटर में चला गया 1 plus k square by r square. Now s को हम लोग h by sin theta अगर लिख देते हैं तो this will be 2h by g sin square theta 1 plus k square by r square. If we take out 1 by sin theta outside, this is root under 2h by g 1 plus k square by r square. This is in case of rolling. Now when the body slides, k square by r square is 0. So in that case, this becomes 2s by root under g sin theta
रूट अंडर 2s by g sin theta और 2h by g sin square theta और 1 by sin theta divided by root under 2h by g, right? So time taken again यहाँ पे in case of rolling it will be greater than time taken in case of sliding. It is very obvious thing because acceleration for sliding was greater than acceleration for rolling, and that's why time taken for sliding will be less than time taken for rolling. Now, if different bodies are allowed to roll down on an inclined plane, then the body with least k square by r square will reach first. So as we can see, if you analyze this, the value time taken is directly proportional to k square by r square. तो जिसमें k square by r square less होगा वो time कम लेगा, right? So that's what is mentioned here. So the body which will have least k square by r square, that will reach first, and the body which will have maximum k square by r square will reach last. Okay, so k square by r square, if you remember, सबसे ज्यादा k square by r square 2 by 5 था, सॉरी 1 था, है ना? किसके केस में k square by r square 1 होता है? रिंग के केस में और हॉलो सिलेंडर के केस में. सो रिंग और हॉलो सिलेंडर लास्ट में रीच करेगा, और k स्क्वायर बाय r स्क्वायर जो लीस्ट है, राइट? सो दैट इज इन केस ऑफ 2, मतलब जो 2 by 5 होता है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, मतलब स्फीयर के केस में होता है. तो if you analyze this here, see, velocity of this S stands for solid sphere. So velocity of solid sphere is greater than velocity of disk, is greater than velocity of hollow sphere, is greater than velocity of ring. Similarly, acceleration का भी same होगा, but time taken का just opposite हो जाएगा. So time taken by ring will be maximum and time taken by the solid sphere will be minimum, as I was saying in the previous slide. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So ये least k square by r square will reach first, means it will have minimum time, it will take minimum time, and maximum k square by r square will reach last, it will have maximum time, right? Now equal k square by r square will reach together. Change in kinetic energy due to rolling, so v2 greater than v1, right? Half mv2 square 1 plus k square by r square. So this is basically change in kinetic energy, not very important. Now rolling versus sliding, this we have already taken. V rolling by v rolling is equal to v sliding by this. तो यहाँ पे ये हम लोगों ने already पीछे पढ़ा भी कि velocity in case of rolling is less than velocity in case of sliding. Acceleration in case of rolling is less than acceleration in case of sliding. And Excuse me, sir. yes. सर लाइक फोर्थ वाला आपने काइनेटिक एनर्जी वाला बताया सर, जैसे अपना वर्क एनर्जी में होता था काइनेटिक एनर्जी चेंज वर्क डन होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा? वर्क एनर्जी में तो हम लोग जब वो पढ़ रहे थे इन इलास्टिक कोलिजन तब बात कर रहे थे ना. यहाँ पे तो नॉर्मल ये बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसमें क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो बता रहा है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज. कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना. मान लो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा डिफरेंट होगा, तो वो उसके बारे में बात हो रही है. वहां पे तो हम लोग कोलिजन की बात करते थे, तब इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते थे. है वही कॉन्सेप्ट, बट वहां कोलिजन की बात हो रही थी. यहाँ पे रोलिंग, जब नीचे रोल करके गिर रहा है उसके, इस चेंज को वर्क डन नहीं कह सकते? रोलिंग मोशन. हाँ ऑब्वियसली ये चेंज इन वर्क डन, तो मतलब दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं इक्वल टू वर्क डन आएगा, ठीक है. लेकिन रोलिंग के बस ड्यू टू रोलिंग है, ये टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, ठीक है. अगर ये प्योर रोलिंग नहीं हो रहा होगा, अगर स्लाइड भी हो रहा होगा, तो टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन. बट यहाँ पे रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग ही है, तो यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, mgh के बराबर. ओके. यस सर.
Now let us do few questions. Now, a solid cylinder of mass m and radius r starts rolling down an inclined plane at an angle theta. Okay. Inclined plane का inclination theta है, solid cylinder का mass m है, radius r है, और ये it is rolling down an inclined plane. Okay. Friction is enough to prevent slipping, मतलब slipping नहीं हो रहा, pure rolling हो रहा है. Find the speed of its center of mass when the center of mass has fallen a height h. मान लो ये center of mass यहाँ पे पहले था and the center of mass बाद में यहाँ पे है. So let's say it has fallen down by a height h. So we have to find the speed of its center of mass. So यहाँ पे कुछ speed है, यहाँ पे speed है. तो initially rest पे था, starts मतलब इनिशियली रेस्ट पे है और उसके बाद हम लोगों ने छोड़ा, ये नीचे आया. ठीक है, इसका यहाँ पे इस समय स्पीड हम लोग को निकालना है जब h हाइट नीचे चला गया है. ठीक, सो एक मिनट. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इनिशियल एनर्जी था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी जो है, मान लो इसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग हाइट मेजर करते हैं. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, और बाद में जाके यहाँ पे दोनों हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, सो स्पीड ऑफ इट सेंटर ऑफ मास निकालना, ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं. सो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई. सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 into omega square, that is VCM square upon R square. Okay, so R square and R square gone. So 1 by 2 MVCM square plus 1 by 4 MVCM square. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 by 4 MVCM square. ठीक है, this is equal to mgh. VCM square is equal to, ये m और m कैंसिल हो गया, 4gh by 3. ठीक है, तो VCM is equal to root under 4gh by 3. Is it clear? Yes. Yes, sir.
Let's go to the next one now. Now in this question, a disk of radius r starts at time t is equal to 0, moving along the positive x-axis with linear speed v. So a disk is moving along the positive x-axis with a linear speed v and angular speed omega. So this angular speed is omega. Find the x and y coordinates of the bottommost point at any time t. So we have to find the x and y coordinate of bottommost point. बाद में, let's say it has rotated and reached here, this point. Okay. Now let's say this radius is r and the angle rotated in time t is theta. Okay. So theta is equal to, so let theta be the angle rotated in time t. So we'll get theta is equal to omega into t, angular velocity omega into time t. Okay, that is theta. Now, during this time, the center has moved by a distance moved by center of mass in time t is equal to v into t. So s is equal to vt हो गया. ठीक है. अब इस फिगर में मान लो ये पॉइंट रोटेट होके यहां से यहां ये P यहां पे पहुंचा. दिस पॉइंट इज Q. सो अब हम लोग जो इसका PQ का वैल्यू देखेंगे. PQ इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है PQ इज इक्वल टू R साइन थीटा. R साइन ओमेगा टी. And CQ is equal to R cos theta, R cos omega t हो जाएगा. ठीक है. अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे. सो दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ P. तो देखो सेंटर ऑफ मास जितना मूव किया माइनस ये जो PQ होगा. सो दिस इज x सेंटर ऑफ मास माइनस PQ. सो x सेंटर ऑफ मास मूव किया है VT माइनस PQ मतलब R साइन ओमेगा टी. और y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ये CO माइनस CQ कर लेंगे. R माइनस, so we have to find this distance. So R minus R cos omega t. Now we had to find x and y coordinate of the bottommost point. So this is the x coordinate and this is the y coordinate of the bottommost point.
लिख लिया बच्चों? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. So a horizontal force F acts on the hollow sphere at its center as shown. तो एक hollow sphere है, ओके, उस पे एक horizontal force लगा रहे हैं सेंटर पे हम लोग. Now coefficient of friction between the ground and the sphere is mu. इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका coefficient of friction mu है. Now what is the maximum value of capital F for which there is no slipping? तो हम लोग को F का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू जिसपे कि यहाँ पे स्लिपिंग ना हो. ठीक है. सो अब देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, F आगे की तरफ लग रहा है. लेट से बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है A से आगे की तरफ. तो लीनियर मोशन जब हम लोग लिखेंगे लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन, तो F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन A. ठीक है. और जब हम लोग एंगुलर मोशन के लिए लिखेंगे तो जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो F इंटू आर इज इक्वल टू आई. तो अब बिकॉज हॉलो स्क्वायर है तो हॉलो स्क्वायर हो जाएगा 2/3 mr². ठीक है. F इंटू आर इज इक्वल टू 2/3 mr². अल्फा आई इंटू अल्फा होता है. ठीक है. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर रहा है. अल्फा क्या हो जाएगा, A/R हो जाएगा. तो इसको हम लोग R कैंसिल हो गया. F इज इक्वल टू 2/3 mR/A/R. सो दिस इज 2/3 MA. यहाँ पे रिप्लेस कर लो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन. सो कैपिटल F माइनस 2/3 MA इज इक्वल टू MA. So capital F is equal to MA plus 2/3 MA. So this is 5/3 MA. Okay. हमें मैक्सिमम वैल्यू F का निकालना है, राइट. सो बिकॉज ये 2/3 MA के बराबर है फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू mg. म्यू mg F is greater and equal to mu mg, less and equal to mu mg. So mu mg is greater and equal to 2/3 MA, right? So that means A is less than equal to 3/2 mu g. यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं. सो इससे आ जाएगा F is less than equal to 5/3 m. इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लिया 3/2 mu g को. 3/2 mu g, 3 कैंसिल हो गया. So F should be less than equal to 5/2 mu mg. क्लियर है बच्चों? Yes. यस सर. Next question is a tangential force F acts on the top of a thin spherical cell. ठीक है. तो ये spherical cell है, mass m, radius r, tangential force F लगा रहे हैं. Find the acceleration of the cell if it rolls without slipping.
तो अब बिकॉज ये F इधर लग रहा है ना, तो इसका टेंडेंसी इसको इधर रोटेट करने का होगा F का, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, जिससे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्लिप करना चाहेगा इस डायरेक्शन में। तो प्योर रोलिंग का केस लेने के लिए, है ना, रोल्स विदाउट स्लिपिंग करना है, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आगे की तरफ लगता है। ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। सी, जब सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे थे तब फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, क्योंकि रोलिंग के लिए आपको जो टॉर्क चाहिए वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे जो रोलिंग के लिए टॉर्क जो चाहिए वो कैपिटल F ही प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, जिससे कि वो इसका जो टेंडेंसी है ना, इस फोर्स के वजह से ये जो बॉडी है, ये इस पे जो टॉर्क लगेगा, तो इसका जो प्योर रोलिंग का केस में यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये V जो है, ये ओमेगा आर के बराबर करने के लिए, बिकॉज ये अब ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा F के लगाने के वजह से, तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा उसको अपोज करने के लिए। तो जब फोर्स ऊपर लग रहा होता तब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा होता, जब फोर्स यहाँ पे लगेगा तब फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, जो कि इसके रोटेशनल मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है ना। ट्रांसलेशनल मोशन अगर देखोगे, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सो ट्रांसलेशनल मोशन का जब इक्वेशन लिखेंगे, कैपिटल F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a। रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे तो कैपिटल F इंटू आर माइनस स्मॉल f इंटू आर। So this is for rotational motion, is equal to I into alpha, I a by r. So capital F minus small f is I a by r square. Okay. So this is, when you solve this, adding these two equations, we get f plus small f. So this will be equal to IA by r square. I क्या है 2 by 3 mr square. So 2 by 3 ma हो जाएगा. F plus f is ma. F minus f is 2 by 3 ma. Add them together, plus f minus f gone. 2f becomes 1 plus 2 by 3 means 5 by 3 ma. Okay. So this will give you acceleration A is 6 by 5 f by m. So 6f by 5m basically. Okay. So this is it for rotation, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, we'll stop here.